हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम लोग परीक्षा अध्ययन डिस्कस कर रहे थे और परीक्षा अध्ययन के कम से कम 3 से 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं। वो इसमें क्लास 12th की परीक्षा अध्ययन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें डाला जा रहा है ताकि आप कम समय में सबसे अच्छा नंबर लेके आएँ, सबसे अच्छे नंबर प्राप्त करें। और इसी धारणा के साथ विद्यावाणी चैनल आपके साथ मेहनत कर रहा है और आप लोग से भी मेहनत करने की पूरी आशा करता है। और आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और मोटिवेट करने के लिए आपको विद्यावाणी चैनल लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लिए, क्योंकि आप लोगों का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। 12th के स्टूडेंट मैथ्स पढ़नी रहती है, किसी को फिजिक्स पढ़नी रहती है, केमिस्ट्री पढ़नी रहती है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी। ये जो टॉपिक है ये है गद्य साहित्य का इतिहास और विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ और गद्य की विधाएं। क्या टॉपिक है? गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ और गद्य की विधाएं। इसी से सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और इसी से जितने लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, खाली स्थान, सही जोड़ी, सारे प्रश्न इसमें करा दिए गए हैं। और ये परीक्षा अध्ययन की सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतेंदु युग से पूर्व, प्रश्न क्या है? भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं। भारतेंदु युग से पहले कौन हिंदी गद्य साहित्य में योगदान दिया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ बिना समय लिए। इसका आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? डायरेक्ट प्रश्न आता है और इससे आपको सीधा इसमें आंसर दिखना चाहिए, और वो आंसर है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। कौन सी? खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। अगला है भारतेंदु युग का समयावधि क्या है, कालावधि क्या है? सीधा उत्तर आपको रट के जाना है, वहाँ पे सीधा प्रश्न आएगा और तुरंत टिक करना है। ये सब क्वेश्चन जटिल प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न बच्चे इसे गलत कर देते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें पैनी नज़र रखिए। भारतेंदु युग की कलावधि है, क्या है भारतेंदु युग की कलावधि? वो है 1850 से 1900 तक। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। भारतेंदु युग के गद्यकार कौन है? भारतेंदु युग के गद्यकार आपके पास ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, वियोग हरि, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति, ये कौन लिखा है? चंद्रकांता संतति, सीधा आंसर देवकी नंदन खत्री का है। चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री, आपके दिमाग में तुरंत आए, अगर चंद्रकांता संतति कहीं दिखे तो देवकी नंदन खत्री की रचना है ये। अगला प्रश्न है कि उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं उदय शंकर भट्ट? सीधा आंसर वो है नाटककार के रूप में। उदय शंकर भट्ट नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं, किस लिए महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं? आप लोग बिल्कुल जानते होंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के बारे में, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बताइए कि महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध है रेखा चित्र के रूप में, चित्रकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कि सभी के रूप में? किसके बारे में, किस लिए महादेवी वर्मा जी जानी जाती हैं? इसका आंसर होगा रेखा चित्रकार के रूप में महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवादी हैं, छायावादी हैं, भक्ति युग हैं। तो आशा है आप के मन में आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह, पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि सरदार पूर्ण सिंह कौन है? निबंधकार हैं, ये निबंध लिखे हैं। उसके बाद निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद ये किस युग के कवि हैं, किस युग के निबंधकार हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आपके सामने है सपना, सवा शेर, गेहूँ, गबन, अज्ञे का पाती, लेकिन उपन्यास बताना है कौन से इनका प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद का। तो वो हो जाएगा गबन। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब इनकी रचनाएं हैं, और इसमें प्रसिद्ध उपन्यास पूछ रहा है जो कि गबन इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियाँ 8 खंडों में प्रकाशित हैं। कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित हैं। तो किसके 8 खंडों में प्रकाशित हैं? इंदुमती के, सरस्वती के, पहला है जैसे ऑप्शन है इंदुमती, सरस्वती, मानसरोवर, प्रताप के,
किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? मानसरोवर के। मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है प्रेमचंद की कहानियाँ। फिर है भारतेंदु काल के नाटककार कौन है? तो भारतेंदु काल के नाटककार हैं शंभुनाथ सिंह। फिर प्रसाद जी ने लगभग कहानियाँ लिखी हैं, प्रसाद जी ने लगभग कहानियाँ लिखी हैं। कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो लिखी हैं 69 यानी 69 कहानियाँ प्रसाद जी ने लिखी हैं। अगला है प्रश्न, खाली स्थान है कि उपन्यास काव्य है। पहला है खाली स्थान, उपन्यास काव्य है। कैसा? उपन्यास श्रव्य काव्य है। कैसा काव्य है? श्रव्य काव्य है उपन्यास, श्रव्य काव्य, उपन्यास श्रव्य काव्य है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो अज्ञेय नाम से प्रसिद्ध हैं। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन प्रसिद्ध हैं, किस लिए? उपन्यास के लिए प्रसिद्ध, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन जो हैं वो आलोचक हैं। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन आलोचक हैं। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन किस लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचक के लिए प्रसिद्ध हैं, आलोचना करते हैं, इसीलिए आलोचक हैं ये। और आलोचक के हिसाब से चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद को कौन सी उपाधि दी गई? तो प्रेमचंद को उपाधि दी गई है उपन्यास सम्राट। एक तरीके से प्रेमचंद को जो उपाधि दी गई है उपन्यास की उपाधि दी गई है। फिर अगला है कि खाली स्थान के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। खाली स्थान किसके आरंभ के साथ हिंदी का आलोचना का आरंभ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आत्मकथा के आगमन के साथ। आत्मकथा के आगमन के साथ नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र माफ़ करिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जैसा अभी हम कह रहे थे, प्रेमचंद को कौन सी उपाधि दी गई? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को। और अगला था कि किसके आगमन के साथ हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आलोचना के क्षेत्र में आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप का आगमन हुआ। तो आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगमन हुआ। आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगमन हुआ। फिर अगला प्रश्न है सत्य बताना है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो पहला आंसर सही है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल सही है, चिंतामणि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। तो एक सेकंड, चिंतामणि के हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, गलत है। चिंतामणि के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, गलत है। चिंतामणि के हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि गलत है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, सही है। उसके बाद नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत है। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, बिल्कुल सही है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, बिल्कुल सही है, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। रानी केतकी कहानी को हिंदी साहित्य का प्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, जो कि सही है। फिर है जीवन सत्य घटनाओं पर आधारित होता है, जो कि जीवनी जो होती है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, और ये यहाँ पे सही है। फिर सही जोड़ी मिलाना है, चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क तो पत्रकारिता की, उपेंद्रनाथ अस्क आकाशचारी, उपेंद्रनाथ अस्क आकाशचारी इनकी रचना है। उपेंद्रनाथ अस्क की आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा, तो इसका हो जाएगा संस्मरण। आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा संस्मरण होती है। संवदिया क्या है? संवदिया हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु की रचना होगी। फिर है लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है निबंध में। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर क्या है? हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर निबंध है। साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है, साक्षात्कार विधा पत्रकारिता की। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताना है। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। फिर है निबंध की
निबंध किसकी कसौटी में कसा हुआ होता है? तो निबंध गद्य की कसौटी में कसा हुआ होता है। निबंध किसकी कसौटी में कसा हुआ होता है? गद्य की कसौटी में निबंध कसा हुआ होता है। अगला है संकलन त्रय क्या है? संकलन त्रय क्या है? संकलन त्रय है देश काल और घटनाओं का एक संकलन क्या है? संकलन क्या है? संकलन है देश काल और घटनाओं का ऐक्य। देश काल और घटनाओं का ऐक्य है संकलन। फिर है सरदार पूर्ण सिंह, मतलब ये द्विवेदी युग के दो निबंधकार नाम बताने हैं। इनका नाम है सरदार पूर्ण सिंह और श्याम सुंदर। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है और श्याम सुंदर दास है। अगला है कि यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं। यशपाल ने कैसी कहानियाँ लिखी हैं? सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं। और चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की। फिर आगे है कि गद्य किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं और उसका महत्व बताना है। प्रश्न है कि गद्य किसे कहते हैं और उसका महत्व बताना है। तो वाक्यों में अभिव्यक्त लय, ताल, छंद आदि से मुक्त विचार प्रधान रचना गद्य कहलाती है। नित्य प्रिय के जीवन काल में बोलचाल की भाषा गद्य होती है और व्यवहारिक एवं साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से गद्य महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं? ये बताना है कि हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं। ये प्रश्न है और इसका उत्तर देना है। तो हिंदी गद्य के प्राचीन रूप बताना है। प्राचीन हिंदी गद्य दान पत्रों, पट्टों, परवानों, टीकाओं, अनुवादों आदि में मिलती है। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है। तो भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम हैं मुंशी सदाशुकलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नयक माने जाते हैं। कौन? मुंशी सदाशुकलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? रानी केतकी हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित बताया है। क्या बताया है? उदयभान चरित बताया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने रानी केतकी की कहानी को दूसरा नाम दिया और वो है उदयभान चरित। फिर है हिंदी साहित्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान पर प्रकाश डालना है। तो हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान पर प्रकाश डालना है। ईसाई उत्तर है इसका कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल का बोलचाल की भाषा में अनुवाद संपन्न किया। इससे गद्य का प्रचार एवं प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है? संक्षेप में बताना है। भारतेंदु जी से पूर्व में हिंदी गद्य का व्यवस्थित लेखन नहीं मिलता है। विचारों से सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाले गद्य का लेखन खड़ी बोली के माध्यम से भारतेंदु जी ने ही प्रारंभ किया, इसलिए उन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी युग के हिंदी में आदर्शवाद, समाज सुधार की प्रवृत्ति को प्रधानता मिलती है या प्रधानता दिखाई गई है। अगला है नाटक और एकांकी की परिभाषा लिखिए। तो नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है, यह एक अभिनय परक विधा है। नाटक कैसा है? दृश्य काव्य है और अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन मिलता है। नाटक के तत्व लिखना है। नाटक के तत्व लिखिए। नाटक के तत्व हैं
कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य, ये सब क्या हैं? ये सब नाटक के तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? तो हिंदी में नाटक सम्राट को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय गया है जयशंकर प्रसाद जी को, और उन्हीं को हिंदी नाटक सम्राट कहा गया है। समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। तो कौन कौन सी दो रचनाएं हैं? समुद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। किसी एक जीवनी लेखक का नाम और उसकी एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखना है। तो वो नाम है लेखक विष्णु प्रभाकर, और इनकी रचना है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। उसके बाद 3 प्रमुख नाटकों के नाम लिखना है। तो मोहन राकेश लहरों के राजहंस इनकी रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना है विक्रमादित्य, और सेठ गोविंद दास की रचना है कर्तव्य। ये प्रमुख नाटककार हैं और इनकी रचनाएं हैं। नाटककार के नाटक। रेखा चित्र किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, एक रेखा चित्र का नाम लिखना है। किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु को सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही रेखा चित्र कहलाता है। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध रेखा चित्रकार हैं। किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का, कोई पात्र और चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। अगला है कि 2 एकांकी के नाम लिखिए। 2 एकांकी के नाम। तो नए मेहमान पहली एकांकी नए मेहमान, और उसके रचनाकार हैं, एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। और अगला है दीपदान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान है। अगला है कि अगला है कि गद्य के गौण विधाओं का नाम लिखना है, कोई 4। तो प्रश्न अपना था कि 1 मिनट। प्रश्न था कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हम लोग देख लिए थे। जयशंकर प्रसाद जी को यहाँ नाटक सम्राट कहा गया है। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और उसी के साथ ही उन्हीं को हिंदी का नाटक सम्राट कहने के साथ ही उनकी रचना है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद किसी एक जीवनी का नाम लिखना है और उनकी एक प्रसिद्ध रचना भी लिखनी है। कोई एक जीवनी लेखक जो है और उनकी रचना, हालांकि ये हम देख लिए थे, ये विष्णु प्रभाकर, उनकी रचना है आवारा मसीहा, हम लोगों ने ये भी देख लिया था। मोहन राकेश की रचना है। यहाँ पे प्रश्न बोला था कि 3 प्रमुख नाटकों के नाम लिखना है और उनके नाटककार लिखना है। तो ये नाटककार हैं। ये नाटक मोहन राकेश की लहरों के राजहंस, उदय शंकर भट्ट की विक्रमादित्य और सेठ गोविंद दास की कर्तव्य। आगे प्रश्न था कि रेखा चित्र किसे कहते हैं और एक रेखा चित्रकार का नाम भी बताना है। तो किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही रेखा चित्र कहलाता है। फिर से बताता हूँ, किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही रेखा चित्र कहलाता है। और महादेवी वर्मा प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। उसके बाद है कि 2 एकांकी के नाम लिखना है। हम लोग ने देखा था, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की है। और ये क्या है? नए मेहमान एकांकी है। नए मेहमान किसकी है? उदय शंकर भट्ट की है नए मेहमान। उसके बाद है दीपदान, जो कि रामकुमार वर्मा की है। प्रश्न नंबर 15 है कि गद्य की गौण विधाओं का नाम लिखना है 4। तो संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा और डायरी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 की द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहला काम करेंगे आपको हेडिंग डालनी है द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं, और उसके बाद लिखना है द्विवेदी युग में समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। तो द्विवेदी युग में समाज के सुधार पे बल दिया गया है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जनमानस को पूरे जागृत करना, उनमें ऊर्जा का संचार भरना, ये द्विवेदी युग की पहली विशेषता हुई। अगली विशेषता है कि भाषा शैली का परिमार्जन और शुद्धिकरण। कहीं ना कहीं भाषा शैली को बहुत सुस्पष्ट करने का काम किया है। उनकी शुद्धता पे, भाषा शैली की शुद्धता पे बल दिया है। और अगला नंबर है कि गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर भी ध्यान दिया गया है। विचारों की प्रधानता दी गई है गद्य के लेखक में। और जो समाज में बहुत ही सीरियस मुद्दे रहे हैं उन पे ध्यान देने की बात की गई है, ध्यान दी गई है, उन बातों का ध्यान दिया गया है। और अगला है कि इस युग के गद्य विशेषकार निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है।
कहीं ना कहीं हास्यास्पद और हास्य व्यंग्यात्मक, ऐसा व्यंग जिसमें हंसी आए, ऐसे व्यंग्यों को अपनाया गया है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं: समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का जागृत करना, भाषा शैली का परिमार्जन और शुद्धिकरण, गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया गया है, और चौथा नंबर है कि इस युग के गद्य विशेषकर निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम लिखना है और 2 निबंधकारों के नाम भी बताने हैं। द्विवेदी युग के 2 प्रवर्तक, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम लिखना है, और 2 निबंधकारों के द्विवेदी युग के जो भी हैं उनका नाम। बहुत ही सिंपल, द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, और सरदार पूर्ण सिंह और डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। कौन? सरदार पूर्ण सिंह और श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासों का सूत्रपात किसने किया? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासों का सूत्रपात किसने किया, और उनके किन्हीं 2 उपन्यासों का नाम बताना है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, आदर्श भी है और उसमें यथार्थ भी है, आदर्श की ओर उन्मुख और उसमें सत्यता भी है, सत्य के साथ भी है, वो काफ़ी करीब है, और यथार्थ मतलब एकदम रियल है, रियलिस्टिक जिसे कहते हैं। और उपन्यासों का सूत्रपात किसने किया? प्रेमचंद। और प्रेमचंद की 2 रचनाओं की बात करें तो एक है गोदान और एक है गमन, और ऐसे हैं हमारे कुछ प्रेमचंद। और प्रश्न नंबर 19 है कि आधुनिक हिंदी के किस युग में कहानी का जन्म हुआ? आधुनिक युग के भारतेंदु युग में कहानी का जन्म हुआ। किस युग में? भारतेंदु युग में कहानी का जन्म हुआ। और किशोरी लाल की एक रचना है इंदुमती, ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ें और याद करें, और ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप तुरंत वहाँ पे कर ले जाएं। पढ़ाई वही जो एग्ज़ाम में भी काम आए, जो हमारे ज़रूरत में भी काम आए, ऐसी पढ़ाई आपको करनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है शुक्ल युग की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न आ जाए शुक्ल युग की 3 विशेषताएं बताइए। तो शुक्ल युग की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? पहला नंबर आप लिखेंगे वहाँ पे कि शुक्ल युग में चिंतापरक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया है। मौलिक गद्य लेखन क्या है? मौलिक गद्य लेखन, मौलिक गद्य लेखन का मतलब है कि मौलिकता पे बल दिया गया है, और मौलिकता का मतलब है कि कोई बनावटी नहीं, उसमें कोई भी बनावटी नहीं, जैसा है वैसा ही लिख देना है, वही है मौलिकता। मौलिकता पे ध्यान दिया गया है। और इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचनाएं लिखी गई हैं। भाषा शैली में गंभीर और कसावट विद्यमान है, मतलब कुछ भी उसमें फालतू नहीं यूज किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया है, बिल्कुल सटीक भाषा शैली का यूज किया गया है। और एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं शुक्ल युग की 3 विशेषताएं। चलिए, पहला है शुक्ल युग में चिंतापरक मौलिक गद्य के लेखन पर बल दिया गया है। शुक्ल युग में विविध विषयों की पर गद्य रचनाएं लिखी गई हैं। और तीसरा है कि शुक्ल युग में जो भाषा शैली है और जो गांधीर्य है वो बहुत ही कसावट और बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। अगला है कि निबंध लेखन की व्यास शैली। निबंध लेखन में एक शैली है, व्यास शैली आती है, और समाज शैली, व्यास शैली और समाज शैली में अंतर स्पष्ट करना है। तो निबंध व्यास शैली में विषय का विस्तार से विवेचन किया जाता है। जो व्यास शैली है, व्यास देखते हैं डायमीटर व्यास होता है, जो वृत्त में जो व्यास होता है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जीवा होती है उस वृत्त में, उस सर्कल में। तो वही है कि विषय का विस्तार से विवेचन किया गया है, निबंध में विस्तार से बताया गया है। और जो समाज शैली है उसमें सूत्रात्मक ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। तो व्यास में काफ़ी अच्छे से विवेचना की गई है, और जो समाज शैली है उसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है निबंध लेखन में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 कि हिंदी में किन्हीं 2 उपन्यासकारों के हिंदी के नाम बताने हैं और उनके एक एक उपन्यास को लिखना है। तो पहले उपन्यासकार हैं प्रेमचंद और उनकी रचना है गोदान, और अगले उपन्यासकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है कि आलोचना का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न क्या है? आलोचना का क्या अर्थ है, और हिंदी के 2 आलोचकों के नाम बताना है। किसी रचना का गुण दोष परक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। किसी रचना का गुण दोष परक मूल्यांकन क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। कौन?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख आलोचक रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य की किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हिंदी के शुक्ल युग को, हिंदी में शुक्ल युग है और इसी शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जो शुक्ल युग है, हिंदी में जो शुक्ल युग है, इसमें गंभीर विषयों पर विचार प्रधान लेखन प्रौढ़ शैली में लिखे गए मनोविकार संबंधी भाव प्रधान निबंधों के साथ आलोचनात्मक निबंध भी इसी युग में लिखे गए। तो हिंदी निबंध के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? हिंदी के शुक्ल युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा गया और इस युग में गंभीर विषयों पर विचार प्रधान लेख प्रौढ़ शैली में लिखे गए और मनोविकार संबंधी भाव प्रधान निबंधों के साथ आलोचनात्मक निबंध भी इसी में लिखे गए। प्रश्न क्रमांक 25 है। प्रश्न क्रमांक 25 है कि शुक्ल युग के 3 निबंधकारों का नाम बताना है और उनकी रचनाएं लिखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है चिंतामणि, क्रोध, उत्साह, भय। इस तरीके से हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचना है? चिंतामणि, क्रोध, उत्साह, भय। और अगला है बाबू गुलाब राय, इनकी रचना है मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन। शांति प्रिय द्विवेदी की है कवि और काव्य, वृत्त और वृंत और विकास। तो बिल्कुल आपको ये रचनाएं याद करना है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक प्रथम है कि हिंदी गद्य के प्रारंभिक भारतीय युग का परिचय देना है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक भारतीय युग का परिचय क्या है? हिंदी गद्य का प्रारंभ भारतीय युग से 1850 से 1900 तक अभी हम लोगों ने देखा भी था, ये इनका टाइम पीरियड है। और भारतीय जितने भारतीय मंडल के माध्यम से अनेक लेखकों को निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि लेखन की प्रेरणा दी। किसके माध्यम से? भारतेंदु मंडल के माध्यम से। और इन सभी ने खड़ी बोली में साहित्य का सृजन किया। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि जो हैं वो हिंदी गद्य के प्रारंभिक युग के ये कहीं न कहीं सूत्रकार, गद्यकार रहे हैं। तो कौन कौन? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ये आगे प्रश्न है कि द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप द्विवेदी युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं? तो इसका आंसर है, आपको लिखना है कि द्विवेदी युग के गद्य के परिमार्जन का काल है। गद्य के परिमार्जन का, परिमार्जन क्या है? परिमार्जन है एक तरीके से शुद्धिकरण। परिमार्जन है कहीं ना कहीं उसका और भी विकास करना, तो या सूत्रपात करना। तो द्विवेदी युग हिंदी गद्य के परिमार्जन का काल माना जाता है और इस युग में भाषा का परिष्करण यानी शुद्धिकरण किया गया है। जो भी भाषा चलती रही उसको और भी आज कहीं ना कहीं एक क्रम में, शुद्धिकरण के क्रम में एक द्विवेदी युग का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है अपने आप में। तो विषय को सुव्यवस्थित ढंग से प्रभावी शैली से प्रस्तुत करने पर बल दिया गया है। और द्विवेदी युग में जो गद्य की विशेषताओं में और लिखेंगे आप तो नैतिकता, राष्ट्रीयता, समाज सुधार जैसे विषयों पर पर्याप्त गद्य लिखे गए हैं। किस पे? नैतिकता पे बल दिया गया है, राष्ट्रीयता पे, समाज सुधार पे, इन सब पे बल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं बताना है। शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? शुक्ल युग के प्रमुख गद्य की विशेषताएं शुक्ल युग में गद्य की विशेषता क्या रही है? तो इस युग में निबंध विचार प्रधान एवं सुव्यवस्थित हुए हैं। निबंध कैसे हुए हैं? इसमें विचारों को प्रधानता दी गई है, फिर सुव्यवस्थित लिखे गए हैं, समीक्षात्मक दृष्टि से स्पष्टतया संतुलन की प्रधानता की गई है। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो समीक्षा की गई है और गद्य की, और समीक्षा के साथ साथ उसमें स्पष्टता लाई गई है, गद्य में और भी स्पष्टता लाई गई है और उसके साथ साथ संतुलन को भी इसमें प्रधान स्थान दिया गया है, यानी प्रधानता है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इस युग में निबंध को विचार प्रधान और सुव्यवस्थित हुआ है, समीक्षात्मक दृष्टि से स्पष्टता संतुलन की प्रधानता है। अगला है कि पाश्चात्य और भारतीय, तीसरा नंबर की पाश्चात्य और भारतीय समीक्षा का समन्वयित रूप ग्रहण किया गया है। साहित्य का लक्ष्य लोक मंगल माना गया है। साहित्य का लक्ष्य क्या है? लोक मंगल, मतलब समाज का कल्याण, एक तरीके से लोगों के अच्छे की कामना की गई है। और विविध प्रकार के लेखन में सामाजिक और साहित्यिक परिष्कार हुआ। इसके अतिरिक्त इतिहास लेखन का श्रेष्ठ कार्य इसी युग में हुआ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे थे। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए बताना है आपको कि हिंदी निबंध साहित्य को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है।